गिलगित बल्तिस्तान से, शिगर के पहाड़ों से आपसे मुखातिब हूं। जो लोग कहते थे हमें एक शायद पीडीएम की तहरीक एक शादी हॉल नहीं बना सकते हैं, आप सब ने दिखाया। आपने ना सिर्फ गुजरांवाला स्टेडियम को भरा दिया, मगर उसके इर्द गिर्द के सारे सड़कों को भराकर इस्लामाबाद को एक वाज़ेह पैगाम भेजा था। जो कहते थे कि कराची का जलसा नाकाम होगा, मज़ारे कायद के इर्द गिर्द जो अवाम के समंदर ने तारीखी जलसा करके अपना रेफरेंडम का फैसला सुना दिया, और आज क्वेटा में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इस जलसा को कामयाब करके आपने ना सिर्फ पूरा मुल्क मगर पूरा दुनिया को दिखा दिया है कि पाकिस्तान के अवाम एक तरफ है और सिलेक्टेड हुकूमत और उनके सहूलतकार दूसरी तरफ है। जो आज भी ये ख्वाब देख रहे हैं कि किसी तरीके से पीडीएम टूट जाए, ऑपोजिशन का इत्तेहाद टूट जाए, उनके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन होते हुए मेरा एक वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना मूवमेंट ऑफ द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी से पीछे हटी, ना अलायंस ऑफ द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी से पीछे हटी, और ना हम पीडीएम से पीछे हटेंगे। बड़े मेहनत से, बड़े मुश्किल से इस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बुनियाद हमारा एपीसी में रखी गई। हम आगे 2 कदम भर सकते हैं मगर पीछे हटने वाले में से नहीं है। साथियों, मैं पूछता हूं कि आप इस मुल्क का सबसे बड़ा सूबा होने के बावजूद, इस मुल्क के सबसे ज्यादा वसाइल के मालिक होने के लिखा गया है कि वो हमेशा गरीब ही रहेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। बलोचिस्तान के अवाम गैरतमंद अवाम है। बलोचिस्तान के लोग अपने हुकूक लेने जानते हैं। बहादुर अवाम है, गैरतमंद अवाम है। अपने हुकूक हासिल करने के लिए इस सूबा के अवाम ने अपना खून दिया है, खून। बलोचिस्तान के अवाम का सर कट सकता है मगर किसी के सामने झुकेंगे नहीं। कहीं नहीं लिखा है कि बलोचिस्तान के अवाम में किस्मत में लिखा गया है कि वो हमेशा किसी सेलेक्टेड या सेलेक्टर का गुलाम ही रहेंगे। अवाम, चाहे वो क्वेटा का हो, कराची का हो, गुजरांवाला का हो, अवाम अब अपना आजादी चाहती है। अवाम अपनी जमहूरी आजादी चाहती है, अपनी जिंदगी इज्जत के साथ गुजारने की आजादी चाहती है। अवाम अपना जमीन और अपना वसाइल का मालिक होने का आजादी चाहते हैं। अवाम गुर्बत से आजादी चाहते हैं, बेरोजगारी से आजादी चाहते हैं, भूख से आजादी चाहते हैं, सोचने की आजादी चाहती है, बोलने की आजादी चाहती है, सांस लेने की आजादी चाहती है। यह किस किस्म की आजादी है जहां ना अवाम आजाद, ना सियासत आजाद, ना सहाफत आजाद, ना हमारा अदलिया आजाद। आपको आपका आजादी दिलवाने के लिए
آپ کو آپ کا حق دلوانے کے لیے آج اس ملک کے سارے جمہوری قوتیں، سارے جمہوری جماعتیں نہ صرف ایک سٹیج پہ ہیں مگر ہم سب ایک پیج پہ ہیں، اور اب باقیوں کو عوام کا سٹیج پہ، عوام کا پیج پہ آنا پڑے گا، ورنہ ان سب کو گھر جانا پڑے گا۔ ساتھیوں، مشرف کے آمرانہ دور کے بعد جب صدر زرداری صدر بنے تو ہم آمروں کے ظلم کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آمریت نے بلوچستان کو کیا دیا ہے؟ نوجوانوں کے مشق شدہ لاشیں دیے ہیں۔ اس ملک کے شہریوں اغوا کر کے عامر مشرف نے اس ملک کے شہریوں کو اغوا کر کے دوسرے ملک کو بیچے ہیں۔ یہ شخص جو دوسرے کے خلاف غداری اور کرپشن کے فتویٰ باندھتے تھے، پاکستان کی شہریوں کو بیچتا تھا۔ اس سے بڑا کوئی کرپشن نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی غداری نہیں ہو سکتا، اور ویسے ہی یہ بگورا قاتل اب سرٹیفائیڈ غدار بن چکا ہے۔ جس شخص نے اپنا ہوائی جہازوں کو بیچ کر اکبر بگٹی کو شہید کیا تھا، جس نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو دہشت گردوں کے سہولت کار بن کر شہید کر دیا، آج تک کوئی اس کا حساب نہیں لے سکا۔ صدر زرداری نے بلوچستان کے ساتھ ماضی میں جو ظلم ہوا تھا اس کا نہ صرف ریاست کی طرف سے معافی مانگی، مگر وہ کام شروع کیا تھا جو بلوچستان کے محرومیوں کو دور کر سکتا تھا۔ 18ویں ترمیم کے صورت میں جمہوریت کو بحال کیا، صوبوں کو وہ حقوق دیے جو 70 سال سے ان کا حق تھا مگر ان کو نہیں دیا گیا۔ وہ صوبائی خود مختاری جو بلوچستان کے عوام کے مطالبہ تھا، جو بھٹو کا وعدہ تھا، ہم نے 18ویں ترمیم میں پورا کر دیا۔ اپنا وسائل کی مالکی، اپنا ریسورسز کا قانونی تحفظ پاکستان پیپلز پارٹی اور جو سارے جمہوری قوتوں نے مل کے 2008 میں بلوچستان کے عوام کے لیے کروایا تھا۔ ہم نے تاریخ میں انصاف NFC ایوارڈ کر کے سارے صوبوں کو ان کا حق پہنچایا۔ آغاز حقوق بلوچستان ایک تاریخی قدم تھا جس کو صوبوں کے سارے مسائل کا حل کا شروعات تھا، مگر عمل نہیں ہو رہا۔ آغاز حقوق بلوچستان میں آئینی اصلاحات تھے، جس میں 1973 کی آئین کی بحالی، 18ویں ترمیم، NFC ایوارڈ، آئل اور گیس کے جو رائلٹیز تھے، سیاسی ریکنسیلیشن بھی تھا کہ بلوچستان میں جو سارے سیاسی قیدی تھے ان کو رہا کر کے بلوچستان کے عوام اور عوامی قوتوں اور جمہوری قوتوں کو ریکنسیلیشن کے ساتھ سارے سیاسی مسئلے حل کرنے کے موقع ملا۔ ہم نے انتظامی اصلاحات کرنا تھا، معاشی اصلاحات بھی کیے۔ ایک تو سب کو پتا ہے کہ ہم نے NFC ایوارڈ کر کے سارے صوبوں کو وسائل دیے تاکہ صوبے اپنے عوام پہ خرچ کر سکتے اور یہ پیسہ اسلام آباد میں ضائع نہیں ہوتا۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم نے بلوچستان کے لیے خاص طور پہ یہ بندوبست کیا تھا کہ جب وفاق سے کم پیسہ آتا ہے، بھلے باقی صوبوں کو ان کے فنڈز میں کٹوتی ہو، مگر ہم نے بلوچستان کے NFC کو پروٹیکشن دیا کہ ہمیشہ ان کو ان کا حق دیا جائے۔ ساتھ ساتھ جو بلوچستان کی ڈیوز تھے
1954 से लेके 1991 तक जो आपके रॉयल्टीज है, ऑयल एंड गैस के रॉयल्टीज है, वो 120 अरब रुपया का बनता था। उसका भी वादा कि हम वापस बलोचिस्तान के अवाम को वफाक से दिलवाएंगे। इंसानी हकूक में बहुत से रिफॉर्म्स किए, मिसिंग पर्सन्स के लिए, लापता अफराद के लिए मिसिंग पर्सन कमीशन बनाया, वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा, मैं उसमें बाद में बात करता हूं। वसीले तालीम हमने किया ताकि यहां के बच्चे, बलोचिस्तान के नौजवान को तालीम के मौके मिले। HEC में, हायर एजुकेशन में कोटा रखे बलोचिस्तान के नौजवानों के लिए। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत था, मगर इनसे ये शुरुआत भी बर्दाश्त नहीं हुआ, ये आगाज भी बर्दाश्त नहीं हुआ, और आगाज़े हकूक़ बलोचिस्तान को हमने आज तक 100% इंप्लीमेंट नहीं किया। अगर आज भी इंप्लीमेंट होता तो बलोचिस्तान के बहुत से मसाइल हल हो सकते थे और हल हो सकते हैं। CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सब CPEC का ढोल बजाते उनको पसंद आता है, मगर ये जो बहुत मुश्किल से नेगोशिएशंस हुए थे, 4 साल सदर जरदारी ने CPEC की क़याम के लिए मेहनत की। ये मंसूबा मुल्क के पसमानदा इलाकों के लिए था। ये गिलगित बल्तिस्तान, फाटा और खास तौर पे हमारा बलोचिस्तान के लिए मंसूबा था। एहसासे महरूबी को दूर करने के लिए और पूरे मुल्क में मुआशी खुशहाली ले आने के लिए ये एक इनकलाबी मंसूबा है। लेकिन जो आज CPEC कहते हैं, इसको गेम चेंजर कहते हैं, आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि बलोचिस्तान और बलोचिस्तान के अवाम के गवादर के बगैर, गिलगित बल्तिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के सरहदों के बगैर आपका कोई CPEC नहीं बनता, कोई CPEC नहीं होता। इस मुल्क के लिए CPEC के तौर पे जो मुआशी तरक्की होनी है, जो गेम चेंजर है, पाकिस्तान की मुईशत में एक गेम चेंबर के तौर पे CPEC आया है, तो हमें शुक्रिया कहना चाहिए गवादर के अवाम के और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के। इतने साल हो चुके हैं गवादर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को यह क्यों महसूस हो रहा है कि इस CPEC में उनके लिए कोई फायदा नहीं। गवादर हो या गिलगित बल्तिस्तान हो, यहां के अवाम को हमने आज तक CPEC का असल फायदा क्यों नहीं पहुंचाया। हमें मुकामी लोगों को CPEC का फायदा पहुंचाना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि CPEC का मंसूबा कामयाब हो। और अगर CPEC को कामयाब होना है तो सबसे पहले उनको तरजीह देनी है। हमने जो थर कोल मंसूबे में इस पे पूरा कोशिश किया, पूरा फोकस किया कि सबसे पहले फायदा हो तो मुकामी अवाम का। मैं आपको बताऊं कि थर कोल मंसूबे में 71% जो एम्प्लॉइज है, 71% जो हमारा सिंध थर कोल मंसूबा में जिनको रोजगार मिला है, वो 71% लोग मुकामी थर के अवाम है, वहां के अवाम है। फिर जो 20% लोगों को रोजगार मिला उसी थर कोल में, वो बाकी सूबा से ताल्लुक रखते हैं। और फिर उसके बाद जो 9% रहता है, उस 9% में से बाकी मुल्क से और बैरून मुल्क से भी कुछ लोग को नौकरी का मौका दिया। यही तरीका है कि आप मुकामी अवाम को फायदा पहुंचाएं। हमने वहां के अवाम के लिए जो मालिक है सिंध का, थर का, कोयला का, उनको उस यूनियन काउंसिल में मुफ्त बिजली पहुंचाते हैं।
इसलिए ये उनका हक है। अगर उनका कोयला से फैसलाबाद की इंडस्ट्री चल सकता है तो उनका हक है कि उनको मुफ्त बिजली दिया जाए। हमने उनके लिए तालीमी इदारे, सेहत के इदारे खड़े किए हैं, और ये ही मॉडल है जो मुकामी लोगों को सीपैक के साथ जोड़ता है, जो हम तजवीज करेंगे कि जहां भी सीपैक के मंसूबे हैं वहां इस किस्म का मंसूबा बंदी किया जाए ताकि मुकामी लोगों को सबसे पहला फायदा हो। अगर यह काम किया जाएगा तो सीपैक से तरक्की मिलेगा, सीपैक कामयाब भी होगा, वरना इसका नुकसान भी हो सकता है, खतरे भी हो सकते हैं। इमरान ने तो सीपैक को क्या कामयाब करना था, वो तो सीपैक को नाकाम चलाने की साजिश चला रहे हैं। इमरान ने तो बलोचिस्तान को कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं, एक मंसूबा नहीं, ना सीपैक का मंसूबा, ना वफाकी हुकूमत का मंसूबा। उल्टा वो आपसे अभी तक छीनना चाह रहा है, कब्जा करना चाह रहा है आपके आइलैंड्स पे, आपके कोस्टल आइलैंड्स पे। रात के अंधेरों पे एक ऑर्डिनेंस निकालता है और आपके आइलैंड्स पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। मैं जानता हूं कि इस स्टेज पे मौजूद सारे सियासी जमातें पीटीआई की हुकूमत को, ना सिंध के आइलैंड्स को, ना बलोचिस्तान के आइलैंड्स को कब्जा करने देंगे। इमरान तो ना सिर्फ सीपैक को नाकाम करवाना चाह रहा है, इमरान ने पाकिस्तान की पूरा मईशत को तबाह किया है। ये तबाही है, तब्दीली नहीं। तारीख में सबसे ज्यादा गुर्बत, तारीख में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई, ये है इमरान और इमरान के सहूलतकारों के तब्दीली। आज क्वेटा में जो खाने पीने के अशिया है उनके कीमत देखे। आटा का मैंने सुना है कि आटा का 1400 रुपये पे, और आपके जो तंदूर वाले हैं वो भी सरापा एहतजाज है। टमाटर 200 रुपया, दाल 300 रुपया, मुर्गी 300 रुपया, और दवाइयों को देखे। इस दौर में जहां हम एक ग्लोबल पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, कोई हफ्ता नहीं गुजरता जहां इमरान दवाइयों की कीमत में इजाफा नहीं करता। ब्लड प्रेशर का दवाई पहले 150 रुपया होता था, अब 400 रुपया है। शुगर का, डायबिटीज का दवाई, जो पूरे पाकिस्तान में डायबिटीज एक बहुत बड़ा मसला है, 600 रुपया से लेके 1000 रुपया पहुंच चुका है। जो एस्मा है, इनहेलर जो आपको मिलता है एस्मा के लिए, जब सांस लेने की तकलीफ होता है, वो 900 रुपया से अब 1500 रुपया तक पहुंच चुका है। ये तारीखी महंगाई का सामना करते हुए हम अवाम को क्या कर सकते हैं? गरीब अवाम जाए तो कहां जाए? आज इस मुल्क के गरीब अवाम बोझ उठा रहे हैं इस नालायक हुकूमत का, इस नाअहल हुकूमत का, इस सिलेक्टेड हुकूमत का बोझ पाकिस्तान का आम आदमी उठा रहा है। ये मारते भी है और रोने भी नहीं देते। आप लापता अफराद का जो इशू है उसको देख लें। क्या ये कई किसी और ममालिक में आपको ये एग्जाम्पल मिलता है कि हर शहर से, हर सूबा से उस मुल्क के अवाम लापता हो रहे हैं, अवाम गायब होते हैं, अवाम को अगवा किया जाता है, और इस पे ना मीडिया बोल सकती है, ना अदलिया इंसाफ दिलवा सकती है, ना पार्लियामान कुछ कर सकता है। उनको
उनके खानदान, उनके वालिदैन सालों साल दर बदर फिर रहे हैं और रियासत कोई मदद नहीं कर रही। ये जुल्म जो पाकिस्तान में मुसलसल होता आ रहा है, लापता अफराद का जो इशू है, ये जुल्म को खत्म होना पड़ेगा, बस करना पड़ेगा। अपने अवाम के साथ बुनियादी इंसाफ, उनके बुनियादी हकूक दिलवाना पड़ेगा। अगर ये जुल्म चलता रहता है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुल्क इस जुल्म को बर्दाश्त कर सकेगा, ये मुल्क बच सकेगा। मैं मुतालबा करता हूं, मैं जानता हूं कि स्टेज में मौजूद सारे जमातें मेरे इस मुतालबात में हम सब एक हैं कि लापता अफराद का जो इशू है, इसको हमेशा के लिए खत्म होना पड़ेगा, ताकि हम एक मॉडर्न ममालिक, एक जमहूरी ममालिक अपने आप को तो कह सके। ये मजाक देखे, ये कितना मजाक है कि वही आदमी जो नैब का सरबराह है, जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी का ब्यूरो का सरबराह है, जिनके नैब के कैद में ज्यादा लोग फौत हो चुके हैं, more people have died in the National Accountability Bureau's custody, ज्यादा लोग नैब में फौत हो चुके हैं कंपेयर टू अमेरिका का ग्वांटानामो बे। ये है वो आदमी जिसने मिसिंग पर्सन्स के लिए इंसाफ करना है। वो आदमी जो सदर ज़रदारी को गिरफ्तार करके उनके बेटियों को दुख पहुंचाता है। वो आदमी जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार करके वालिद को दुख पहुंचाता है, उस आदमी से कोई उम्मीद रखा जा सकता है कि वो बलोचिस्तान के, क्वेटा के, सिंध के, पख्तूनख्वा के लापता अफराद को घर पहुंचा सकता है? ये इंसाफ के साथ मजाक है, ये इन खानदानों के साथ मजाक है कि इस जालिम आदमी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है कि वो लापता अफराद को बाजियाब करे। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा आला अदलिया, जिसकी तरफ पूरा पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं इंसाफ के लिए, कि वो भी इस इशू को सीरियसली लेंगे और हमारे मुल्क के अवाम को इंसाफ दिलवाएंगे। इसी अदलिया ने, हमारा सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा साद रफीक के केस में नैब को सियासी इंतकाम का इदारा करार दे दिया, गैर जमहूरी इदारा करार दे दिया, गैर आईनी इदारा करार दे दिया। तो हमें फिर हमें ये थोड़ा सा कैसे लगेगा जब वही इदारा, वही अदलिया कहता है कि नैब के जो केसेस है उनको रोज के बुनियाद पे सुनाया जाना चाहिए, रोजाना के बुनियाद पे सुनना चाहिए। उम्मीद है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा हुक्म नैब के लिए दिलवा सकती है तो जल्द ही हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रोजाना के बुनियाद पे हमारा मिसिंग पर्सन्स का भी केस लगाएगा। उम्मीद है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट रोजाना के बुनियाद पे शहीद अकबर बुट्टी कत्ल केस भी सुनेगा। उम्मीद है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल केस को भी रोजाना की बुनियाद पे सुनेगा। उम्मीद है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल केस हमारा सुप्रीम कोर्ट रोजाना की बुनियाद पे सुनेगा। कुछ हम उम्मीद ही रखते हैं कि हमारा मौजूदा सुप्रीम कोर्ट, हमारा आज का सुप्रीम कोर्ट इंसाफ के साथ देगा, जमहूरियत के साथ देगा, अवाम के साथ देगा। और माजी की तरह इसलिए आपको पता है कि माजी में हमारा अदलिया ने अफसोस के साथ हर आमर के साथ दिया है, गैर जमहूरी कुव्वतों के साथ दिया है, मगर हम अब उम्मीद रखते हैं
अब हम उम्मीद रखते हैं कि आला अदलिया जमहूरियत के साथ देंगे, इंसाफ के साथ देंगे, और जो जुल्म माजी में होता रहा, जहां द जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान हैज सर्व्ड एज द मिडवाइफ टू डिक्टेटरशिप एंड अथॉरिटेरियनिज्म, अब ये गलती फिर से रिपीट नहीं होगा और हर फैसले में आला अदलिया सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत और इंसाफ के साथ देगा। इमरान खान का ये कोशिश है, इमरान खान का ये कोशिश है कि वो इस मुल्क के हर इदारा को, इस मुल्क की हर इदारा को इमरान खान अपना टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाहता है। क्या आप इनको ये करने देंगे? मैं जानता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले इमरान खान को इस मुल्क के इदारों को तबाह नहीं करने देंगे, टाइगर फोर्स में तब्दील नहीं करने देंगे। पूरी दुनिया ने देखा कि कराची में क्या हुआ, जिस नाइंसाफी के साथ मरियम शरीफ और कैप्टन सफ्दर के साथ जो जुल्म हुआ, मगर साथ साथ पूरी दुनिया ये भी देखा कि इमरान खान सिंध पुलिस को अपना टाइगर फोर्स बनाने की कोशिश कर रहा था। और मैं सलूट करता हूं सिंध पुलिस को जो इमरान खान का टाइगर फोर्स नहीं बने। यही उसका कोशिश है। इमरान खान चाहता है कि पाकिस्तान का रेंजर्स को भी वो टाइगर फोर्स में तब्दील करे। इमरान चाहता है कि इस मुल्क का इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारा ISI, जो भारत और पूरी दुनिया डरते हैं, इमरान खान कोशिश कर रहा है कि हमारा ISI को भी उनका अपना टाइगर फोर्स में तब्दील किया जाए। हम इनको इजाजत नहीं देंगे। आज भी आपने देखा क्वेटा के एयरपोर्ट में, आज नहीं कल रात, क्या हुआ? एक मुंतखब नुमाइंदा जो जनूबी वजीरिस्तान से ताल्लुक रखता है, मोहसिन दावर साहब को एक क्वेटा की एंट्री की इजाजत नहीं है। ये इस मुल्क में हमें दूसरे सूबे में दाखिल होने के लिए वीजा की जरूरत है? मुझ पे भी पाबंदी लगाई गई कि मैं बलोचिस्तान में इलेक्शन कैंपेन में नहीं आ सका, और आज मैं देख रहा हूं कि एक मुंतखब नुमाइंदा को इजाजत नहीं दे रहे हैं। ये तो हमारा ASF को भी टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाह रहे हैं। ये फ्रंटियर कोर को भी अपना टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाह रहा है। इमरान तो इस मुल्क का अदलिया, आपने नहीं देखा उस दिन कैसे वो हुक्मनामा जारी कर रहा था अदलिया के लिए अपना तकरीर में, वो हमारा अदलिया को टाइगर फोर्स बनाएंगे, इसको इजाजत नहीं देंगे। और ये तो हमारा फौज को भी टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाह रहा है। कोई पाकिस्तानी इमरान को यह इजाजत नहीं देगा। हम अपने सारे अदारे को ओन करते हैं। ये हर पाकिस्तानी के इदारे हैं, ये हर पाकिस्तानी जमात के इदारे हैं। ये किसी एक जमात के इदारे नहीं हैं, किसी एक शख्स के इदारे नहीं हैं। ये पाकिस्तान के अवाम के इदारे हैं, इमरान के टाइगर फोर्स नहीं। और जब तक हम में दम है, हम इमरान खान को हमारे इदारे तबाह नहीं करने देंगे। उनके सियासी रोल को हम इजाजत ही नहीं देंगे कि वो कोई सियासी कदम उठा सके। और यही हमारा अपील है, यही हमारा मुतालबा है, यही वजह है कि हम पूरे पाकिस्तान से, आज क्वेटा से, पूरे पाकिस्तान से अपील कर रहे हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का साथ दे, हमारा साथ दे, ताकि हम पाकिस्तान के इदारे को बचा सके, ताकि हम पाकिस्तान को बचा सके, आपका जमहूरियत को बहाल कर सके, आपका आजादी को बहाल कर सके। मैं जानता हूं कि पूरे पाकिस्तान एक तरफ है और वो एक कठपुतली दूसरी तरफ है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमारे रास्ता नहीं रोक सकता। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही हम आपका जमहूरियत, आपका आजादी बहाल करेंगे। आप सबका बहुत बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद।